जैन मित्रों, आज मैं आप सभी के बीच प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों की अगली श्रृंखला लेकर उपस्थित हूँ। कहानी का नाम आपके समक्ष दिख रहा है, निमंत्रण। और हमने काफी कहानी को देखा और सुना, जो प्रेमचंद जी द्वारा करीबन 5-6 कहानियां हमारी हो चुकी हैं। और आपने कहानी का अलग अलग तेवर देखा, अलग अलग रूप में आपको उपदेश देखने को मिला। और आज आपके समक्ष जो निमंत्रण कहानी लेकर मैं उपस्थित हूँ, तो कहीं ना कहीं निमंत्रण कहानी में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आपने परिदृश्य ही देख लिया, तो कुछ कुछ आपको आइडिया हो जा रहा होगा कि ये निमंत्रण कहानी में है क्या बेसिकली। लेकिन हमें बहुत ही रोचकता के साथ कहानी को देखना है और इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक सुनना है कि हमें ये समझना है कि आखिर निमंत्रण कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने क्या चीज को दिखाने की कोशिश की है, यानी वो हमें सामाजिक संदेश क्या देने की प्रयास या देने को चाहते हैं, प्रयास क्या उनका है। देखिए, निमंत्रण कहानी की शुरुआत है कि पंडित मोतीराम शास्त्री ने अंदर जाकर अपने विशाल उदर पर हाथ फेरते हुए यह पद पंचम स्वर में गाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए हैं सबके दाता राम। यानी जो पंडित मोतीराम होते हैं, ये अंदर आते हैं और वो आके अपने पेट पर बकायदा हाथ रख के कहते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए हैं सबके दाता राम। ये तो वही बात हुई कि सबके दाता राम है, यानी आप काम करो या ना करो, दास मलूका ये कह गए कि सबके दाता राम है, यानी बिना काम किए, है ना, बिना कर्म के आपको प्रतिफल फिर भी मिलता रहेगा। तो पंडित मोतीराम इस तरीके से वो हाथ फेरते हुए, बिल्कुल उनका ये मुद्रा होता, उस स्वर में उगाते हैं। तो सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, भाई ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैतरे बदल कर कहा, मार लिया आज तो, ऐसा ताक कर मारा कि चारों खाने चित्त है, सारे घर का न्योता लेकर आया हूँ, सारे घर का। वह बढ़ बढ़ कर हाथ मारूंगा, मतलब वो कहते कि बढ़ बढ़ कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले देख के दंग रह जाएंगे। उधर महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं, यानी अपने पेट को सुराते हुए कह रहे हैं कि उधर महाराज तो अभी से अधीर हो रहे हैं। सोना, कहीं पहले की भांति अब की भी कोई धोखा तो नहीं है, पक्का फोड़ा कर लिया है? तो वो कहते हैं कि भाई हाँ, पक्का है ये। मोतीराम ने मुंह छेड़ते हुए कहा, ऐसा आशुगुन मुंह से मत निकालो, बड़े जब तब की बात, ये शुभ दिन आया है, जो तैयारियां करनी हो भाई कर लो। सोना, वह तो करूंगी ही, क्या इतनी भी नहीं जानती, जन भर घास थोड़े ही खोदती रहूंगी, मगर है घर भर का ना। वो क्वेश्चन मार्क लगाती कि उसको बिलीव नहीं होता कि क्या सभी का, मतलब न्योता सभी को मिला है क्या। मोटेराम मोटेराम कहते कि अब और कैसे कहूं, पूरे घर भर का है भाई, इसका अर्थ समझ में नहीं आया है क्या? समझ में ना आया हो तो मुझसे फिर से पूछो। विद्वानों की बात समझना सबका काम तो नहीं है, मगर उनकी बात सभी समझ ले तो उनकी विद्वता का महत्व ही क्या रहे, बताओ, क्या समझी मेरी बात? मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूं, मगर तुम समझ नहीं सकी। बताओ, विद्वता किसे कहते हैं? महत्व ही का अर्थ बताओ। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आशय निकालते जो अपने अनुकूल हो। मुइद्रापुर की रानी साहब जो बताते हैं कि रानी साहबा है, वो 7 ब्राह्मणों को इच्छा पूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। ऐसा उनको निमंत्रण मिला है, मुसद्रापुर की रानी साहबा है, वो 7 ब्राह्मणों को इच्छा पूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। और कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे, ये निर्णय करने का काम तो उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया है। और जब उन्होंने ये निर्णय करने का काम मेरे पे छोड़ दिया है, तो अलगूराम शास्त्री, बेनीराम शास्त्री, छेदीराम शास्त्री, भवानीराम शास्त्री, फेकूराम शास्त्री, मोटेराम शास्त्री आदि जब इतने आदमी अपने ही घर में हैं, तब फिर बाहर कौन ब्राह्मणों को खोजने जाएगा? सोना, और 7वां कौन? मोटे, बुद्धि दौड़ाओ। सोना, एक पत्तल घर लेते आना। मोटे, फिर वही बात कही जिसमें बदनामी हो, छी छी, पत्तल घर लेके आऊंगा, उस पत्तल में स्वाद कहाँ जो जजमान के घर पर बैठकर भोजन करने में। सुनो, 7वें महाशय पंडित सोनाराम शास्त्री हैं। तो शौक हो गई, ये भैया ये पंडित सोनाराम शास्त्री कौन आ गया, है ना, ये पंडित सोनाराम शास्त्री। और देखिए, ये सोना इन्हीं की पत्नी साहिबा है। तो उन्होंने कहा कि 7वां जो मेंबर है, कहीं और मत जाओ, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, पंडित सोनाराम शास्त्री यानी खुद तुम ही हो।
सोना, चलो दिल लगी करते हो, भला कैसे जाऊंगी मैं? मोटे, ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी को अवसर अपना सेवक बना लेता, मूर्ख अपने भाग्य को रोता है। सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में क्या अंतर है जानती हो? केवल परिधान का। ये बताते हैं कि सोनाराम शास्त्री या सोना देवी में क्या है? परिधान अपना परिवर्तन, परिधान यानी आप जो वस्त्राभूषण लिए उसको चेंज करो। कौन तुम्हें समझ पाएगा, कौन पहचान पाएगा कि तुम कौन हो? तो ठीक है, उन्होंने इस चीज को सुना और इस तरीके से आप देखते हैं कि जब वो सुनते हैं तो फिर ये होता है कि चलो फिर परिधान कैसे चेंज किया जाए। तो परिधान यानी पहनावा को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरी मिर्जई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो, पगड़ी मतलब वो कहते हैं कि पगड़ी में बांध दूंगा, फिर कौन पहचान पाएगा? सोना, सोना ने हंसकर कहा, मुझे लो, मुझे तो वो कहते कि मुझे तो लाज लगेगी। मोटे, तुम्हें करना ही क्या है, बातें तो हम करेंगे। सोना ने मन मन में आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर कहा, बड़ा मजा आएगा उधर। मोटे, बस अब विलंब ना कर, तैयारी कर जल्दी। तो सोना कहती, कितनी फंकी बना लूं? मोटे, यह मैं नहीं जानता, बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहसा सोना देवी को एक बात याद आ गई, बोली, अच्छा इन बिच्छुओं का क्या करूंगी? मोटे राम ने त्योरी चढ़ाकर कहा, इन्हें उठा कर रख देना, और क्या करोगी? सोना, आज ही क्यों नहीं, उतार कर रख क्यों ना दूंगी? मोटे, तो क्या तुम्हारे बिछुए पहन ही से मैं जी रही हूँ? जीता हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिछुए के पूड़े से नहीं जीता। सोना, नहीं भाई, मैं बिछुए ना उतारूंगी। मोटे राम ने सोच कर कहा, अच्छा पहन कर चलो, कोई हानि नहीं होगी। गोवर्धनधारी या बाधा भी हर लेंगी, बस पाँव में बहुत से कपड़े लपेट लेना। मैं कह दूंगा इन पंडित जी को कि फील पाँव हो गया है। क्यों, कैसी सूझी? पंडिताई ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा, जन पर पढ़ा नहीं। आखिर हो गया संध्या का समय और पंडित जी ने पौधों यानी जो संध्या समय हो गया, पंडित जी ने अपने जो अलग अलग उनके पुत्र हैं पांचों, तो पांचों पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों को ये काम करने के पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसा क्या होगा। मान लो, वो बताते कि मान लो, है ना, तुम लोगों का पता ठिकाना अगर रानी साहिबा पूछ ली, और फिर तुम लोग क्या उत्तर दोगे? यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लोगे। सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसे विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे। इसलिए तुम लोग क्या करोगे? तुम सब थोड़ा देर के लिए मतलब मेरा नाम जो होगा उसको भूल जाना कि मेरे पुत्र हो तुम लोग। कोई मेरा नाम मत बताना। संसार में नामों की कमी नहीं, कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने से कोई गाली तो नहीं लगती या कोई अपराध नहीं। ऐसा वो अपने पुत्रों को समझाते हैं। और पुत्रों को क्या है, भाई इतना अच्छा है ना, इतना आप कह सकते हैं कि उनके लिए तो आनंदोत्सव का समय है ना, वो सब बहुत खुशी में हैं। वो लोग बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाते, भाई इतना अच्छा अवसर आया है तो इस अवसर को कोई हाथ क्यों जाने देगा। वो लोग कहे, ठीक है भाई, बदल लेंगे, अलग अलग नाम आप कह रहे हो कि बिल्कुल हम बदल लेंगे। फिर वो ये हुआ था कि भाई किसका नाम क्या पड़ेगा, है ना, अलग अलग लोगों को अलग अलग अपना नाम रखा है, तो नाम क्या होगा? तो ये हुआ कि चलो आप लोग बताओ एक एक करके अच्छा अच्छा नाम। अलगू, आप ही बता दीजिए। मोटे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगू राम के पिता का नाम क्या है? पंडित केशव पांडे। खूब याद कर लो। अब एक एक जैसे पिताजी है, मान लीजिए पिताजी अपने पुत्रों को पांच पांच लोग होते हैं, है ना, इन लोगों को नाम देना होता है, एक एक को नाम देंगे ये। तो ये कह रहे हैं कि एक एक नाम सुनो। ये नहीं मोटे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हाँ इतने महत्व का काम मुझे करना चाहिए। सुनो, अलगू राम के पिता का नाम क्या है? पंडित केशव पांडे, खूब याद कर लो। बेनी राम के पिता का नाम पंडित मंगरू ओझा, खूब याद रखना। छेदी राम के पिता दमड़ी तिवारी, भूलना भी नहीं। भवानी, तुम गंगू पांडे बतलाना, खूब याद कर लो। अब रहे फेकू राम, तुम बेटा बतलाना सेतुराम पाठक। हो गए सब, हो गया सबका नामकरण। अच्छा, अब मैं परीक्षा लूंगा, होशियार रहना। बोलो अलगू, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अलगू, पंडित केशव पांडे। बेनी राम, तुम बताओ। दमड़ी तिवारी। छेदी, यह तो मेरे पिता का नाम है। बेनी, मैं तो भूल ही गया। मोटे, भूल गए? पंडित के पुत्र होकर तुम एक नाम भी याद नहीं कर सकते? यानी अब इनको गुस्सा आया महाराज जी को, यार ये नाम भी नहीं याद कर पा रहे ये लोग। अब क्या हुआ? मोटे, तुम भूल गए? वो कहते अपने बेटे की, बड़ी दुख की बात है यार, मुझे पांचों नाम याद है, तुम्हें एक भी नहीं याद है। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम पंडित मंगरू ओझा है। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज दी। और जब वो
वहां पे आवाज देते हैं तो पंडित जी लड़कों की परीक्षा ही ले रहे थे। उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज दी। पंडित मोतेराम ने घबराए कि सिर पैर की सुधि न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे और यदि पंडित मोतेराम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद में कोई बाधा ना हो सकता था। पर आज मोटेराम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना अपने घर वालों में से किसी एक को छोड़ देना था और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार नहीं थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई अकेले ही? वो कहते हैं कि क्यों भाई अकेले ही अकेले मालूम होता है, तो आज कहीं गहरा हाथ मारा? तो ऐसा वो मतलब उनसे पूछते कि कहीं आज क्या किया, गहरा हाथ वाथ मार दिया क्या? तो इस तरीके से जब वो कहते हैं कि आज कहीं गहरा हाथ मारा, तो वो एक घबरा जाते हैं कि यार इनको कैसे पता चल गया। तो हुआ क्या, उनको साथ ले जाने यानी जब दोनों में बहुधा मित्रता थी और उन्होंने जब इस तरीके से कहा कि नहीं साथ ले जाना ये सारी, तो ये चीजें उनको साथ ले जाना, अपने घर वालों में से किसी एक को छोड़ देना और इतना महान आत्मत्याग उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन उनको लगा कि यार ये तो जान गए और इनसे हम छुपा भी नहीं सकते। तो मोटे राम ने मुंह लटका कर कहा, कैसी बात करते हो मित्र, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना नहीं दी हो। कदाचित कुछ समय ही बदल गया, या कदाचित कुछ समय ही बदल गया, ये किसी ग्रह का फेर है, कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई ना कोई बात तो मित्र अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जमा है यहाँ पे? मोटे, तुम्हारी इन्हीं बातों पर मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ, ब्राह्मण के लड़के, चार अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा? चिंतामणि को अब भी विश्वास नहीं आया। उन्होंने सोचा लड़कों से ही बात का पता लगा लेते। फेकूराम सबसे छोटा था, उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा, हमें भी सुनाओ। मोटे राम ने फेकूराम को बोलने का अवसर ना दिया, डरे कि यह तो सारा भंडा फोड़ देगा। बोले, अभी ये क्या पढ़ोगे, दिन भर खेलता है फेकू दिन भर खेलता है। फेकूराम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे से सिर पैर पर क्यों लेता है? बाल सुलभ गर्व से बोला, हमको तो याद है पंडित सेतुराम पाठक, हम याद भी कर ले, तिस पर भी कहते हरदम खेलता है। यह कहते हुए वो रोना शुरू कर दिया। जो छोटा बेटा था, जब उनसे पूछा गया तो क्या किया, एक हिसाब से उसने क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया। चिंतामणि ने बालक को गले लगा लिया और बोला, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया है, तुम खूब पढ़ते हो। ये सेतुराम पाठक कौन है बेटा? अब वो तो ताड़ गया। मोटे राम ने बिगड़ कर कहा, तुम भी लड़कों की बात में आते हो, सुन लिया होगा किसी का नाम फेकू से, जा बाहर खेल। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कोई ना कोई बात तो बंदा छुपा ही रहा है। बहुत दिमाग लड़ाने पर सेतुराम पाठक को आज से उनकी समझ में ना आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित होकर बोले, अच्छा आप पाठ पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं तो जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो, इसका मुझे गुमान तक ना था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटेराम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय नहीं था। फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठ जाते फिर परीक्षा लेना। मोटे, जब कोई काम पड़ेगा मना लूंगा, निमंत्रण की सूचना पाते ही इनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है बोलो? भवानी बोला, गंगू पांडे। मोटे, और तुम्हारे पिता का नाम? फेकू। फेकू बता तो दिया, उस पर कहता पढ़ता नहीं। मोटे, हम भी बता दो, कहता हमें भी बता दो। फेंकू, सेतुराम पाठक तो है। मोटे, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है, आज तुम्हें अपने साथ बैठाएंगे और तुम्हें अच्छा मान तुम्ही को खिलाएंगे। सोना, हमें भी कोई नाम बता दो। इस तरीके से मोटेराम ने रसिकता से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन? मतलब कहते कि पंडित मोहन स्वरूप सुकुल। सोना देवी ने लजाकर सिर झुका दिया। सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी, उधर फेंकू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठ कर तो चल दे, पर कुतूहल बस अभी तक द्वार पे दुबके खड़े थे। इन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ी, इससे ये तो ज्ञात हो गया कि कहीं तो निमंत्रण है, पर कहाँ है, कौन कौन से लोग निमंत्रित थे, ये तो उनको पता ही नहीं था। इतने में फेंकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोला, कहाँ न्योता है बेटा? अब देखिए, वो छोटे वाले को पकड़े थे, है ना, उनको पहले से पता चल गया था कि मेरा मित्र है ना, वो मुझसे झूठ बोल रहा है। और उनको जब ये आइडिया हो गया मित्र झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने भी समझ लिया था कि अब किसी भी तरीके से बात तो निकलवा के रहेंगे। हुआ क्या, जब बेटा निकला बाहर तो बेटे को उन्होंने पकड़ा और पकड़ा इस तरीके से कहा कि बताओ भाई, तुम कहाँ पे, मतलब क्या चीज है? तो इस तरीके से अपनी जान में उन्होंने मतलब उनके कान में भनक पड़ गई थी। तो उनसे पूछे कि जरा बताओ कि है ना,
कि कहाँ पे निकल जा रहे हो। तो पंडित चिंतामणि रूठ कर तो चले गए थे, लेकिन वो चीजें उनके अंदर पहले ही से थी। तो पूछे, अपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोतीराम के कान में भनक पड़ गई। तुरंत बाहर निकल आए, देखा तो चिंतामणि जी फेकू को गोद में लिए कुछ पूछ रहे थे। लपक कर लड़के को हाथ पकड़ लिया और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि जो जो चिंतामणि थे, तो चिंतामणि जी को अभी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था, अतः वो लड़कों का हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटेराम भी यह कहते हुए उनके पीछे पीछे दौड़े, उसे क्यों लिए जाते हो, धूर्त कहीं का दुष्ट। चिंतामणि, मैं कह देता हूँ, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो कहते कि फिर कभी किसी निमंत्रण में ना ले जाऊंगा, भला चाहते तो उसे उतार दो, मगर चिंतामणि ने एक नहीं सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभाल के बाहर नहीं हुई थी, दौड़ सकते थे, मगर मोटे राम जी को एक एक पग आगे बढ़ाना दुष्कर था। भैंसे की भांति हाँफते, नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते हुए दुल की चाल से चले जाते, और यद्यपि प्रतिक्षण अंतर बढ़ता जाता था और पीछा वो छोड़ ही नहीं लेते। अच्छी घुड़दौड़ हो रही थी उधर। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गैंडे चिड़ियाघर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे, कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित ये दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोतीराम धोती के ढीली हो जाने के कारण उलझकर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे फिर कर यह दृश्य देखा तो रुक गए और फेकूराम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ न्योता है। अब देखिए, बेचारा फेकूराम को लेके है ना, फेकूराम को ये छोड़ने को तैयार नहीं है, और ये दोनों मोटेराम है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चिंतामणि है। अब तीनों लोगों में अच्छी खासी रेस हो रही है कि किसी तरह बात को मतलब निकलवा लिया जाए। सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे हैं, कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजा रहे हैं। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंताराम के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोतीराम धोती की ढीली हो जाने के कारण गिर गए थे। अब उससे बोले कि बेटा जरा बताओ कहाँ नहीं होता है। फेकू बता दिया। फेकू बता दे हमें तो फेकू से कहते बता दे तो हमें मिठाई दोगे ना। फेकू कहता है, चिंता, हाँ दूंगा, बिल्कुल दूंगा। फेकू, रानी के यहाँ। चिंता, कहाँ की रानी। फेकू, ये मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। नगर में कोई बड़ी बड़ी रानियां थी। पंडित जी ने सोचा सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा, जहां भोज होगा वहीं कुछ भीड़ भाड़ होगी, पता ही चल जाएगा। यह निश्चय कर वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा न थी। मोटे राम जी के पास आए तो देखा कि वे पड़े कराह रहे हैं, उठने का नाम नहीं लेते। घबरा कर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र। यहाँ कहाँ, यहाँ कहीं गाढ़ा भी तो नहीं है। मोटे, तुमसे क्या मतलब, तुम लड़कों को ले जाओ, जो कुछ पूछना चाहो पूछ लो। चिंतामणि, मैं कपट व्यवहार तो नहीं करता, दिल लगी की थी, तुम बुरा मान गए। ले उठ तो बैठ राम का नाम लेके, मैं सच कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पूछना था। मोटे, चल झूठा। चिंतामणि, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ नहीं पूछना था। मोटे, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। चिंता, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो मोटे, इससे कहीं अधिक तुम गंगा में डूबकर शपथ खाओगे ना, तो भी मुझे उस तरीके से भरोसा नहीं होगा। इस तरीके से आगे उनकी बराबर बातचीत चलती रहती है। चिंता, जनेऊ हाथ में लेकर कहते हुए, मोटे तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। ऐसे ही फिर वो चीजें चलती है लगातार, उन लोगों का डिस्कशन। दूसरा ये बात कहते तो मुझे उखाड़ लोगे। मोटे, तो फिर आ जाओ। चिंता, पहले पंडित है। तो दोनों लोगों में लगातार बातें चलती है, और इस तरह मोटेराम यह भस्मक व्यंग नहीं सह सके, चट उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्र में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर से गरज गरज कर मानो दहाड़ रहे थे, बस ऐसा जान पड़ता था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हैं। मोटे, महाबली विक्रम बजरंगी। चिंता, भूत पिचास निकट नहीं आए। मोटे, जय 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 हनुमान गोसाई। ऐसा वो लोग वार्तालाप की शैली में ही चल रहा था उन लोगों का। चिंता, प्रभु रखी लाज हमारी। मोटे, बिगड़ कर यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंता, यह हमने स्वयं रचा है, क्या तुम्हारी तरह की रटंत विद्या है, जितना कहो उतना ही। मोटे, अबे हम रचने पर आ जाए तो एक दिन में 1 लाख स्तुतियां रच डाले, तुम्हें पता है कितना अवकाश किसे है रचने का। दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल के डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोतेराम और चिंतामणि जी में बड़ी लड़ाई हो रही। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 बिंबे। उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के, दूर दूर तक यजमानी थी। ऐसे पुरुष को सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब कैसे इनकार किया जाए। इन तीनों महिलाओं के सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री का नाम क्या था, अमिर्ती। मझली का नाम गुलाब जामुन, और छोटी वाली का नाम तो मोहन भोग था। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं प्रताप से कम नहीं थी।
मतलब घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती, खून की नदी तो पंडित जी ने कभी नहीं बहाया, अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई थी, पर मजाल ना थे कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती, या पंडित जी के नित्य चातुर्य का सफलता। यही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट आ पड़ा है, तो तीनों त्रिदोषों की भांति कुपित होकर घर से निकली, और उनमें जो अन्य दोनों जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले समर भूमि में जा पहुंची। पंडित मोटेराम जी ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं, अपना हाथ छुड़ाकर बगट्टू भागे, पीछे फिर कभी नहीं देखे। चिंतामणि जी ने बहुत ललकारा, पर मोटेराम के कदम ना रुके। चिंता जो चिंतामणि है वो कहते अजी भागे क्यों, ठहरो, कुछ मजा तो चखस जाओ। मोटे, मैं हार गया भाई, हार गया। चिंता कहते हैं कि अभी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटे राम ने भागते हुए कहा, दया करो भाई। यानी उनकी तीनों स्त्रियां जो थी वो झपट पड़ी, और इस तरीके से अब अंततः हुआ क्या। 8 बजने का समय था। 8 बजते बजते पंडित मोतीराम ने स्नान और पूजा करके, अब विलंब नहीं करना चाहिए, पंक्ति तैयार करो, सबको चलना है। सोना फंकी लिए तो कब से बैठी हूँ, तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुधि ही नहीं है। रात को कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो। मोटे, मैं तुमसे एक नहीं 1000 बार कह चुका, मेरे काम में मत बोला करो। तुम नहीं समझ सकती कि मैं इतना विलंब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता है। यजमान समझता है कि लोभी भुक्कड़ आया, इसलिए चतुर लोग विलंब किया करते हैं, जिससे यजमान जो है समझे कि पंडित जी को इसकी सुधि ही नहीं, भूल गए होंगे। अच्छा, वो मतलब आप देख रहे हैं कि पंडित मोतीराम ना किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं बिल्कुल वो। अब बुलाने को आदमी भेजे, इस प्रकार जाने में जो मान महत्व है ना, वह मरमुखों की तरह जाने में कभी नहीं हो सकता। मैं बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई ना कोई तो आएगा ही ना। लाओ थोड़ा पंखी करे, बालकों को खिला दी है ना। सोना, उसे तो मैंने सांझ ही को खिला दी थी। मोटे, कोई सोया तो नहीं। सोना, आज भला कौन सोएगा, सब भूख भूख चिल्ला रहे थे, तो मैंने 1 पैसे का चबेना मंगवा दिया, सबके सब ऊपर बैठे खा रहे थे। सुनते नहीं हो, मारपीट हो रही है। मोटेराम ने दांत पीस कर कहा, जी चाहते तुम्हारी गर्दन पकड़कर ऐंठ दो भला। इस बेला चबेना मंगाने का क्या काम था, चबेना खा लेंगे तो वहां क्या तुम्हारा सिर खाएंगे। छी छी, जरा भी बुद्धि नहीं है। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भूल तो हो गई, पर सबके सब इतना कोलाहल मचाए हुए थे कि सुना ही नहीं जा रहा था। मोटे, रोते ही था ना, रोने देती। रोने से उनका पेट नहीं भरता, बल्कि और भूख खुल जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, पंडित जी महारानी बुला रही हैं, और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखकर कहा, देखो, इसे कहते हैं निमंत्रण। अब तैयारी करनी चाहिए चलने की। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण ना आते तो मैं कथा सुनाने चला जाता। मुझे तो याद ही नहीं थी कि तुम्हारे यहाँ भी आना है। 9 बजते बजते पंडित मोतीराम बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुंचे। रानी बड़ी विशालकाय और तेजस्विनी महिला थी। इस समय कार चौकीदार तकिया लगाए तख्त पर बैठी हुई थी। 2 आदमी हाथ बांधे पीछे थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया, और इस बालक मंडल को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए। मोटे, करता क्या, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आना स्वीकार नहीं किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित थे, कोई किसी के यहाँ, तो मैं चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित ना होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक के घर में जो बालक मिला उसे पकड़ ले आया। क्यों फेकूराम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। फेकूराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाए। लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया, तो उधर रानी ने फेकूराम की प्रशंसा कर दी। तब तो वो और अधीर उठे। भवानी बोले, मेरे पिता का नाम पंडित गंगू पांडे है। छेदी बोला, मेरे यहाँ के दमड़ी तिवारी। बेनीराम ने कहा, मेरे पिता का नाम पंडित मगरू ओझा है। अलगूराम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उनसे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है जी। अलगूराम। अलगूराम को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम नहीं याद आ रहा था। न यही सूझा कि कोई और नाम ले ले। हत बुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटेराम ने जब उसकी ओर दांत पीस कर देखा, तब रह सा हवास भी गायब हो गया, उसका जो होश हवास था। फेकूराम ने कहा, हम बता दे भैया, भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा कि अपने पिता का नाम भूल गए तुम, ये तो विचित्र बात है। मोटेराम ने अलगू के पास जाकर कहा, कहाँ से है। अलगूराम बोला उठा, केशव पांडे। रानी, तो अब तक क्यों चुप था। मोटे, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सा मंगवाया है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे। मोटे, सरकार इन्हें बालक ना समझे, इनमें जो सबसे छोटा है वह 2 पत्तल खाकर उठेगा। जब सामने पत्तल पड़ गई और भंडारी चांदी की थालों में एक सा उत्तम पदार्थ ला लाकर परोसने लगा, तब पंडित मोतीराम जी की आंखें खुल गई। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसा अनुपम पदार्थ कभी सामने नहीं आया। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी नहीं मिली थी। प्रत्येक वस्तु में केवड़े और गुलाब की लपटें उड़ रही थी। घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है, मानो खा खूब जाऊं।
पर खाने को जी चाहे ना, देवतागण इनसे उत्तम और कौन सा पदार्थ खाते होंगे। इनसे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जिससे लाख डाक करूं। लड़के दो दो पत्तल में छह बोल जाएंगे। सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक। चिंतामणि के बिन रंग ना गठेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पत्तलों को कौन गिनता। हमारी देखा देखी लड़के भी डर जाएंगे। ओह, बड़ी भूल हो गई। यह ख्याल तो मुझे आया ही नहीं। रानी साहब से कहूं तो बुरा नहीं मानेंगे। हो जो कुछ हो, एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार आगे हो तो कुछ कहो। रानी ने कहा, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है। मोटे नहीं सरकार, किसी बात की तो नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी भी ना देखे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं। आगे हो तो उन्हें बुला लूं। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, उनके जोड़ को इस नगर में दूसरा कोई नहीं है। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुधाई। रानी आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में तो देर होगी और भोजन परोस दिया गया है। मोटे मैं अभी जाता हूँ सरकार, दौड़ता हुआ जाऊंगा। रानी मेरी मोटर ले लीजिए। जब पंडित जी चलने को तैयार हुए तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है जी। उसे क्यों बुला रहे हो। मोटे, कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। सोना, मैं क्या तुमसे दब जाती। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात है और दंगल की बात और। पुरानी खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेंगे उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहां बल का काम नहीं है, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही डाल समझो, यही हाल समझो। झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना, कहीं लड़के सो जाए तो। मोटे, और भूख खुल जाएगी, जगह तो मैं लूंगा। सोना, देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ देगा, उसके पेट में तो सनीचर है। मोटे, बुद्धि की सर्वत्र प्रधानता रहती, या ना समझो कि भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं है। इसका भी एक शास्त्र है, जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है। अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता है कि कौन सी वस्तु कहाँ रखूं। गंवार आदमी पहले से ही हबक हबक कर खाने लगता है और चट एक लोटा पानी पीकर अफर जाता है। चतुर आदमी बड़ा सावधानी से खाता है और उसकी जो उसका कौर होता है, उसको कौर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वह सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा। चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वो अपना परम हितैषी समझते थे, जिसके लिए वे अपने प्राण तक देने को तैयार थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की थी। बेवफाई भी नहीं की थी, उन्हें उठाकर दे मारा था। पंडित मोटेराम के घर से तो कुछ जाता ना था। अगर वे चिंतामणि जी को साथ ले जाते तो क्या रानी साहब उनसे दुत्कार देती। स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता। उन अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह से लार टपक पड़ी थी। अब सामने पत्थर आ गई होगी। अब थालों में अमृतियां भंडारी लेकर आ रहा होगा। ओह, कितनी सुंदर कोमल कुरकुरी रसीली अमृतियां होंगी। अब बेसन के लड्डू आए होंगे। ओह, कितने सुडैल मेवे से भरे हुए घी से तरातर लड्डू होंगे, है ना। मुंह में रखते ही घुल जाते होंगे। आप देख रहे हैं कि आपके सामने भी बिल्कुल लड्डू के यहाँ पे हमने लगा भी दिया है, थोड़ा आइडिया भी होता रहे। तो कुछ ऐसी ही स्थिति आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा है। चिंतामणि बैठ के सोच रहे हैं और उनके परम मित्र उनको मिलाने आए हैं। अब मोहन भोग आया होगा, ऐसी ऐसी वो कल्पना कर रहे हैं। चिंतामणि आज किसी अभागे का मुंह देकर उठा था। लाओ तो पत्रा देखूं कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा कि नाचिका तो दाहिनी चल रही थी। एकाएक मोटर की आवाज आई, उसके प्रकाश में पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। वे खिड़की से झांकने लगे तो मोटेराम को मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर चारपाई पर गिर पड़े। मन में कहा कि दुष्ट भोजन करके अब यहाँ मुझसे बखान करने आए। अमृति देवी ने पूछा, कौन है। दाढ़ी जा रात को जगावत है। मोटे, हम हैं, हम गाली ना दो। अमिर्ति, अरे अरे, मुझो से तो कौन है। कहते हम हैं, हम कौन है जो कौन है। मोटे, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती, खूब पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर। अमिर्ति, ए दूर तोरे मोहे में का लगे। तोर मतलब जिस लैंग्वेज में वो मुंशी प्रेमचंद जी ने जैसे वो बात करते वैसे लिखते। तोर लहास उठे, हमार देवर बनत है ढाड़ी जार। मोटे, अरे हम है मोटेराम शास्त्री, क्या इतनी भी नहीं पहचानती। चिंतामणि घर में है। अमिर्ति ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली, अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते। जब इतनी गालियां खा ली तो बोलना निकला। मोटे, कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद देने आया हूँ। रानी साहब ने उन्हें याद किया। अमिर्ति, भोजन के बाद बुलाकर क्या करेंगे। मोटे, अभी भोजन नहीं हुआ। मैंने जब इनकी विद्या कर्मनिष्ठा सदाचार की प्रशंसा की तो वो मुग्ध हो गए। चिंतामणि चारपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी में आता चलकर मोटेराम के चरणों में गिर पड़ो। उनके विषय में अब तक जितने कुछ से विचार उठे थे सब लुप्त हो गए।
ग्लानि का आविर्भाव हुआ और रोने लगे। अरे भाई, आते हो या सोते ही रहोगे? यह कहते हुए मोटेराव उनके सामने जाकर खड़े हो गए। चिंता, तब क्यों ना ले गए? जब इतनी दुर्दशा कर लिए तब आए हो लेने? अभी तक पीठ में दर्द हो रहा। मोटे, अजीतरमल खिलाऊंगा, सारा दर्द भाग जाएगा। तुम्हारे यजमानों को भी ऐसा पदार्थ मैसर नहीं होगा। आज तुम्हें बदकर पछाड़ूंगा। चिंता, तुम बेचारे क्या पछाड़ोगे? सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल नहीं, मतलब जिन पे जो मुझे पछाड़ सके। मोटे, अजी यहाँ बरसों तपस्या की, भंडारे का भंडारा साफ कर दिया और इच्छा ज्यों की त्यों बनी रही। बस यही समझ के भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते। चलना तो दूसरी बात है, गाड़ी पर लद कर आते हैं। चिंतामणि, तो यह कौन बड़ी बात है? यहाँ तो टिकटी पर उठा कर लाए जाते, ऐसी ऐसी डकारे लेते हैं कि जान पड़ता है बम गोला छूट रहा। एक बार खुफिया पुलिस ने बम गोले के संदेह में घर की तलाशी तक ले ली थी। इस तरह रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि पंडित मोटेराम का पिछलग्गू समझा जाऊं और मेरे यथेष्ट सम्मान न हो। ऐसा जब दोनों लोग गाड़ी पे बैठकर चलते तो ऐसा वो सोचते हैं। उधर पंडित मोटेराम को भी भय हुआ कि कहीं से वहां से मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में सामने ना आ जाए रानी साहिबा के सामने। दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगे। जो ही मोटर रानी के भवन में पहुंची, दोनों वहां से उतरे। अब मोटेराम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंच जाऊं और कह दूं कि पंडित को ले आया हूं, और चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं और अपना रंग जमा दूं। दोनों कदम बढ़ाने लगे। चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए तो पंडित मोतीराम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़ सी होने लगी। मालूम होता कि दो गैंडे भागे जा रहे थे। अंत में मोटेराम ने हाँफते हुए कहा, राजसभा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं है। चिंतामणि, तो तुम धीरे धीरे आओ ना। दौड़ने को कौन कहता? मोटेराम, जरा रुक जाओ यार, मेरे पैर में कांटे गड़ गए हैं। चिंतामणि, तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ। मोटेराम, मैं ना कहता हूँ तुम्हें रानी न पूछती। मोटेराम, ना बहुत बहाना किए, पर चिंतामणि ने एक नहीं सुना। भवन में पहुंचे। रानी साहिबा बैठी थी, कुछ लिख रही थी। रह रहकर द्वार की ओर ताक रही थी। सहसा पंडित चिंतामणि उनके सामने आ खड़े हुए और ये स्तुति करने लगे, हे यशोदे, तो बालक केसो मुरार नामा। रानी, क्या मतलब? अपना मतलब कहो। चिंतामणि, सरकार को आशीर्वाद देते हो। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके कितना अनुग्रहित किया है। उनका बखान शेषनाग अपनी सहस्त्र जेवा द्वारा भी नहीं कर सकता। रानी, तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है। वे कहाँ रह गए? पंडित मोटेराम शास्त्री, चिंता, पीछे आ रहा है। सरकार, मेरे बराबर आ सकता है भला? मेरा तो शिष्य है। रानी, अच्छा, तो वो आपके शिष्य है। चिंतामणि, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई तो नहीं करना चाहता सरकार। विद्वानों को नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वह तो संसार जानता है। सरकार, मैं किसी से वाद विवाद नहीं करता या मेरा अनुशीलन अभिष्ट नहीं। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जो सत्य है वह सभी जानते हैं। इतने में पंडित मोतीराम भी गिरते पड़ते हाँफते हुए वहां आई गए और इस तरीके से चिंतामणि भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बने खड़े हैं। वे दो पांव शांति के साथ खड़े हो गए। रानी, पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति एवं विद्वान हैं। आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते। मोटेराम, सरकार, मैं इनका दासानुदास हूँ। चिंतामणि, जगत ताड़ी में इनका चरण रज हूँ। मोटे, रिपुदल संघाड़ी में इनके द्वार का कुकर हूँ। रानी, आप दोनों सज्जन पूज्य, एक से बड़े एक, चलिए भोजन कीजिए। इस तरीके से सोना रानी बैठे पंडित मोटेराम की राह देख रही थी। पति की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़कों के विषय में तो कोई चिंता न थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानियां सुना सुना कर बहला रही थी कि भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला में जा पहुंचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे बैठे। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के अधीर हो रहे थे। चिंता, भंडारी जी, तुम परोसने में बड़ा विलंब करते हो। भंडारी, चुपाई मारे बैठी रहो, जौन कुछ होई सब आ जाए। घबराने की बात नहीं, तुम्हारे सिवा और कोई जिवैया नहीं बैठा। मोटे, भैया भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो लो। चिंतामणि, अरे सुगंध, चूल्हे में सुगंध देवता लोग लेते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। मोटे, अच्छा बताओ पहले किस चीज पर हाथ फेरोगे? चिंतामणि, मैं जाता हूँ भीतर से सब चीजें एक साथ ले आता हूँ। मोटे, धीरज धरो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो, ठाकुर जी को भोग लगा लो, फिर खाया जाएगा। चिंतामणि, तो बैठे क्यों हो? तब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे, नहीं तो ले जाओ, चटपट भोग लगा दो। इस तरीके से आप देखते ही इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए। रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगे। रहा एक दिन अवध अधारा, समझत मन दुखद बहु अपारा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पित वचन मानी मन जाए। उलट पलट लंका का पिजारी, कूद पड़ा तब सिंधु मजारी, जेहि पर जाकर सत्य स्नेहु
सोते ही मिल न कुछ संदेहु जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमान हृदय अति भाए। पंडित मोतीराम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता है, तो वे भी अपनी बुद्धिमत्ता को प्रकट करने से बहुत ज्यादा अंदर से व्याकुल हो गए कि करना ही पड़ेगा। बहुत दिमाग लड़ाया पर कोई श्लोक उनको, कोई मंत्र, कोई कविता याद ही नहीं आ रही थी। सीधे सीधे राम नाम का पाठ आरंभ कर दिया। राम भज राम भज राम भज रे मन। इन्होंने इतने ऊंचे स्वर से जाप शुरू किया कि चिंतामणि को अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा। मोटे राम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। यह सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई। बाल वृंद सजग हो गया। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल, और चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटेराम मन में ऐड कर रह गया। रानी के समीप जाने का यह अवसर उनके हाथ से निकल गया। पर यह किसे मालूम था कि विधिवाम उधर कुछ और कुटिल क्रीड़ा कर रहा है। आरती समाप्त हो गई थी। भोजन शुरू होने ही वाला था कि एक कुत्ता न जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू थाल में गिर पड़ा। पंडित मोटेराम अचानक उनके बता के अचकचा कर रह गए। सर्वनाश! चिंतामणि ने मोटेराम से इशारे में कहा, अब क्या कहते हो मित्र, कोई उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गई। मोटेराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है, यह ससुरा आया किधर से। रानी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया, यह रोज बंधा रहता था, आज कैसे छूट गया। अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई है। चिंता सरकार, आचार्य ने इस विषय में मोटे कोई हर्ज नहीं सरकार, कोई हर्ज नहीं। सोना भाग फूट गया। जोहत जोहत आधी रात बीत गई, तभी विवट फाट पड़ी। चिंता सरकार, स्थान के मुख में अमृत। मोटे तो अब आ गया हो तो चले। रानी, हाँ और क्या, मुझे बड़ा दुख है, इस कुत्ते ने आज बड़ा अनर्थ कर दिया। तुम बड़े गुस्ताख हो गए टामी। भंडारी, ये पत्थर उठाकर मेहतर को दे दो। चिंता छाती फट जाती। सोना सोना को बालकों पर दया आई। बेचारी इतनी देर देवपम धैर्य के साथ बैठे थे, बस चलता तो कुत्ते का गला घोट देती। बोली, लड़कन का तो दोष नहीं परत, इन्हें काहे नहीं खियवाए दे तो। चिंता, मोटेराम महादुष्ट, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोना, ऐसे तो बड़े विद्वान बने रहे, अब काहे नहीं बोलत बनत। मुंह में दही जम गया, जीवे नहीं खुलत। चिंता, सत्य कहते हो रानी को चकमा देती, उस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया। सारी अभिलाषाएं आप देखी कि सारी अभिलाषाएं मन में रहेगी, ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिल सकते हैं। सोना, सारी मनुष्यई निकल गई, घर में ही गरजे के शेर। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे 3 बच्चों को खिला दो, ये बेचारे क्यों भूखे मरे। क्यों फेंकू राम, मिठाई खाओगे। फेंकू, इसलिए तो आए हैं। रानी, कितनी मिठाई खाओगे। फेंकू, बहुत सी। रानी, अच्छी बात है, जितना खाओगे उतनी मिलेगी, पर जो मैं बात पूछती हूँ जरा उसके बारे में बताना। वो बतानी पड़ेगी, बताओगे ना। फेंकू, हाँ बताऊंगा, पूछिए। रानी, झूठ बोले तो एक मिठाई ना मिलेगी, समझ गए। फेंकू, मत दीजिएगा, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। रानी, अपने पिता का नाम बताओ जरा। मोटे, बालकों को हरदम हर एक बात स्मरण नहीं रहती है। रानी, मैं फिर से पूछती हूँ, इसमें आपकी क्या हानि है। चिंतामणि, नाम पूछने में कोई हर्ज तो नहीं है। मोटे, तुम चुप रहो। चिंतामणि, नहीं तो ठीक ना होगा, मेरे क्रोध को अभी तुम नहीं जानते। रानी, आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हैं, बोलो फेकुराम, चुप क्यों हो, फिर मिठाई नहीं पाओगे। चिंतामणि, महारानी की इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा। मोटे, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अधीन आए हैं, वह नहीं बताता तो हमारा साझा आए वहां से बड़े खैर ख्वाह बन के। सोना, अरे हाँ, लड़कन से ई सब पवारा सा का मतलब, तुमको धर्म पर मिठाई देव, न धर्म परे न देव, ई का बाप का नाम बताओ तब मिठाई दो, ये कौन सी बात है। फेकूराम ने धीरे से कोई नाम लिया। इस पर पंडित जी ने इतने जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रहेगी। रानी, क्यों डांटते हो, उसे बोलने क्यों नहीं देते, बोलो बेटा, अपने पिता का नाम बताओ। चिंतामणि, इसने अपमान की बात नहीं है। मोटे, अब हम इस द्वार पर कभी नहीं आएंगे, यहाँ सत्पुरुषों का अपमान होता है। अलगू, कहिए तो मैं चिंतामणि को एक पटकन दो। मोटे, नहीं बेटा, दुष्टों का परमात्मा स्वयं दंड देता, चलो यहाँ से चलो, अब भूल हो गई, यहाँ पर अब नहीं आएंगे। चिंतामणि, मोटेराम, महारानी के सामने इतनी कटु बातें नहीं करनी चाहिए। मोटेराम, बस तुम तो चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जाएगा। माता पिता का पता नहीं ब्राह्मण बनने चले, तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण बनने को। चिंतामणि, जो कुछ मन चाहे कह लो, चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर रह जाता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते, तब तुमसे क्या बात करूं। ब्राह्मणों को धैर्य रखना चाहिए। मोटेराम, पेट के गुलाम हो। ठाकुर सोहाती कर रहे थे कि एकाध पत्तल मिल जाए, यहाँ मर्यादा का पालन करते हैं। चिंता, कह तो दिया भाई कि तुम बड़े, मैं छोटा, अब और क्या कहूँ, तुम सत्य कहते होगे, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूँ। रानी, ऐसा ना कहिए चिंतामणि जी, इसका बदला ना लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटेराम बालक वृंद के साथ बाहर निकल आए और भाग को कोसते हुए घर को चले। बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को लेके या बुलाया क्यों। सोना ने कहा, भंडा फुटत फुटत बच गया।
फेकुआ नाव बताए देता, काहे रे अपने बाप का नाव नहीं बताया। फेकू और क्या, वे तो सचमुच पूछती थी। मोटे चिंतामणि ने रंग जमा लिया। अब आनंद से भोजन करेंगे। सोना, तुम्हारे एको विद्या काम न आई, उत्तौन बाजी मार ले गया। मोटे, मैं तो जानता हूँ रानी। रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। सोना, मैं तो ओकरा मुंह देखत ताड़ गई कि हमका पहचान गई है। इधर तो ये लोग पछताते चले जाते, उधर चिंतामणि की पांचों उंगली घी में थी। आसन मार भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयां परोस रही थी। वार्तालाप भी होता जाता रहा। रानी बड़ी धूर्त है, मैं बालकों को देखते ही समझ गई। अपनी स्त्री को भेष बदल कर ले आते लज्जा नहीं आई। चिंता, मुझे कोस रहे होंगे। रानी, मुझसे उड़ने चला था। मैंने भी कहा था बचा, तुमको एक ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद करोगे। टॉमी को बुला लिया। चिंता, सरकार की बुद्धि धन्य है। तो अंततः आपने इस कहानी के माध्यम से देखा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने रानी की चातुर्यशीलता को किस प्रकार यहाँ पे दिखाया है कि जो पंडित हैं, पंडित मोटेराम है ना, जो अपने को बहुत ज्यादा चतुर समझ रहे हैं, और रानी जब समझ गई कि ये अपने पुत्रों को ही बना के लेके आए हैं और मुझे ही बेवकूफ बना रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने कुत्ते को, टॉमी को बुला के एक संदेश दे दिया है ना कि आप ही सिर्फ चालू नहीं हो, चालू सिर्फ आप ही नहीं हो, चालू और भी कोई हो सकता। इस तरीके से आप देखते हैं कि मोटे राम शास्त्री जो होते हैं बेसिकली, है ना, इनके साथ इनके बच्चे हो गए, पत्नी, किसी को कुछ नहीं मिलता। अंततः जो चिंतामणि होते हैं इनके दोस्त को आप देखिए वो फायदे में, तो कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, है ना, जिन चीजों को हम फायदे में सोचते हैं वो होता नहीं। रियलिटी में निमंत्रण इनको मिला था, पर इन्होंने इतनी अपनी चातुर्यता को दिखाने का प्रयास किया, कभी कभी हमारी चालाकी हम पे ही भारी पड़ जाती है। तो जो भी आपको संदेश इस कहानी के माध्यम से मिला होगा, थोड़ा सा ये था कहानी, आप मनोरंजकता से परिपूर्ण कहानी के रूप में इसको ले सकते हैं। संदेश भी है कि ज्यादा कुटिलता, है ना, हमारे ऊपर भी कभी कभी भारी पड़ सकती है। तो ऐसा करके यहाँ पे आपने देखा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने, जो उनका उद्देश्य था बेसिकली, इतने खुशी से बच्चे गए थे, लेकिन अंततः हुआ क्या, सभी शांति से वापस चले आए। अंततः कहानी यहीं पे खत्म होता है, और आप इस टेलीग्राम लिंक हिंदी और प्राइड से जुड़ सकते हैं। बाकी और भी चीजों को, हिंदी से संबंधित जो भी विषय हो या कुछ भी, वहां पे आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे सारी चीजों को प्रोवाइड किया जाता है। धन्यवाद।